अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 12 मार्च 2025। हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एक खौफनाक वाक़ये की, जो कि जाफ़र एक्सप्रेस का बोलान के इलाके बलूचिस्तान के इलाके बोलान का ये वाक़या है और अभी तक वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। कमोबेश 15 से 20 घंटे हो रहे हैं इस वाक़ये को और इसके बाद भी अभी तक 24 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो कंक्लूजन है उसको ये चीज़ नहीं पहुँच रही। क्या हक़ाइक़ हैं, वहाँ पर अब तक क्या हो रहा है, इस पर हमारी रियासती पॉलिसी क्या है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलता हुआ एक मुकदमा, जहां पर रियासत ने अपनी तमाम तर मशीनरी लगा करके ये साबित करने की कोशिश की है और आज भी जो है वो अपनी कोशिश में वो महव हैं कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल बिल्कुल हो सकता है। और 9 और 10 मई का सानहा मुल्क में होने वाले हर सानहे से इतना बड़ा सानहा था कि अगर उसके अंदर मुलव्विस अफराद को इबरत का निशान ना बनाया गया तो ये वाकयात जो है वो नहीं रुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या जो सानहा बलूचिस्तान है उस पर कोई जो है वो असर रसूख बेंच के अंदर नजर आया या नहीं, इससे मुतालिक बात करेंगे। और फिर साथ ही हम ये बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बराबर में मेरे पीछे नजर आती एक इमारत और भी है जिसका नाम पार्लिमान है, उसके अंदर सानहा बलूचिस्तान पर कितनी संजीदगी है। वजीर आजम हो, वजीर दाखिला हो, सूबाई चीफ मिनिस्टर हो या सूबाई वजीर दाखिला हो, वो सब कहाँ हैं? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अवाम को एतमाद में लेना, अवाम को ये बताना कि हम ये कर रहे हैं और हम ये काउंटर करेंगे, ये सब क्यों नहीं हो रहा है, इससे मुतालिक भी तफसीली बात करेंगे। इंट्रो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमा था। गो कि ये मुकदमा हर गुजरते दिन के साथ अपनी इर्रेलिवेंसी की तरफ ज्यादा जा रहा है और जो मौजूदा निज़ाम है उसकी कोशिश भी यही है कि ये मुकदमा हर सूरत लटके। आज भी बेंच को इख्तिताम में ये बताया गया कि एक जज साहिबा यानी जस्टिस मुसर्रत हिलाली 2 हफ्ते के लिए दस्तयाब नहीं होंगी और फिर ये मुकदमा एक मरतबा फिर लंबी ताख़ीर होने का शिकार होने का खदशा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर हुकूमत चाहे इस मुकदमे को जल्द निपटाने का, अगर फ़ौज चाहे कि वाक़ई ही सिविलियंस को, चले 9 और 10 मई के वाक़यात तो हुए, लेकिन जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनका भी ट्रायल ज़रूरी है। तो इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलो कहीं तो आप उनका ट्रायल करो। तो उसके लिए इस मुकदमे को जल्द निपटाया जाए तो ये किसी भी सूरत तरजीह नहीं लगती। बल्कि आज जब बेंच के अंदर ये कहा गया कि मुकदमा 2 हफ्ते के लिए से पहले अगर ख़त्म हो जाए तो ठीक, वरना 2 हफ्ते के लिए जज साहिबा नहीं दस्तयाब होंगी, तो जब जजेस उठकर चले जाते हैं तो हुकूमत को ये कहा जाने लगा कि आप तो यही चाहते हैं, अच्छा है डिले हो जाएगा। तो मतलब इस किस्म की एक सतही अप्रोच जो है वो इन बड़ी-बड़ी इमारतों के अंदर बैठे छोटे-छोटे लोग जो है वो अपना रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमा है, आपको मालूम है कि इस मुकदमे के अंदर दोनों जानिब के दलाइल हो चुके हैं और ख्वाजा हारिस साहब जो कि पाक फौज के वकील हैं, उनको एक मरतबा फिर से ये मौका दिया जाना कि आप री आर्ग्यू करें केस को। ये अपनी नोयत का एक पहला मुकदमा है। ठीक है कि ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि वो रिबटल में है और वो री आर्ग्यू नहीं कर रहे, बल्कि वो पहली मरतबा ही उन तमाम तर सवालात के जो कि डिफेंडर्स की जानिब से, यानी सलमान अकरम राजा हो, इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी हो, हामिद खान हो या ख्वाजा अहमद हुसैन हो, उन सब की जानिब से उठाए गए जो सवालात हैं, फैसल सिद्दीकी हैं, उन सब के सवालात के जवाब वो दे रहे हैं जो कि नए हैं, जो पहले उन्होंने आर्ग्यू नहीं किए। लेकिन बेंच इतना खुला टाइम देकर बैठा है और आज के दिन में अमूमी तौर पर ये बेंच बड़ा वोकल होता है। अमूमी तौर पर इस बेंच के अंदर थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक, गो के हसास मुकदमा नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक लाइटर मोड के अंदर ये मुकदमा चलता है। लेकिन आज बेंच के अंदर माहौल टेंस था। आपको पता है कि इस बेंच में जो कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की समाअत कर रहा है, आईनी बेंच के अंदर 2 मेंबरान जस्टिस जमाल मंदुखिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का ताल्लुक सूबाई बलूचिस्तान से है। वो बलूच तो नहीं है, लेकिन पश्तून जो है वो एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सूबा उनका वही है। तो ज़ाहिर है कि जब आपके सूबे के अंदर आग लगी हो और आपके सूबे के अंदर एक ऐसी आग लगी हो जिस पर कि आपकी रियासत की टोटल पॉलिसी ये है कि कोई ऑफिशियल अभी तक बयान नहीं है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, कोई सरकारी जो ज़राए हैं जिनमें हमारे वज़ीर, मशीर सब हैं, वज़ीर आज़म तक हैं, उनमें से किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और वो सब के सब जो है वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। ठीक है, आपके ऑपोजिशन के साथ, ठीक है, आपके सियासी तौर पर इख्तलाफात ज़रूर है, लेकिन ये एक ऐसा सानहा है जिस पर आपको ऑपोजिशन के साथ अपने इख्तलाफात को बालाए-ताक रखते हुए कम अज़ कम एक पेज पर होना चाहिए। तो जजेस की चेहरे पर परेशानी अगर मैं कहूँ कि नहीं थी वाज़ेह, तो ये गलत होगा। ज़ाहिर है कि थी और होनी भी चाहिए। हर वो शख्स जो थोड़ी-सी भी अक्ल समझ रखता है, जिसको थोड़ा शऊर है, वो ये समझता है, वो ये जानता है कि इस किस्म के वाक़यात पे आप आँखें बंद करके नहीं बैठ सकते। आँखें मौंद के सिर्फ़ आप तभी बैठ सकते हो जब आपको ये डर हो कि कबूतर की तरह कि ये तूफ़ान गुज़र जाए। तो ये गलत
एक पॉलिसी है रियासत की, और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मुकदमा हो रहा था, तो उसमें बाकायदा 9 मई को स्पेसिफाई करके तमाम तर वाकयात को जो है वो लिंक किया जा रहा था। बताया जा रहा था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल बिल्कुल मुमकिन है। बताया जा रहा था कि बुनियादी हकूक ना भी हों। गुज़िश्ता रोज़ जब जो ख्वाजा हारिस है, उन्होंने जो लड़ाई एक तरह से की बेंच के मेंबर पर, वो बरहम हुए जस्टिस जमाल मंदोखेल पर। आज वो वही बात कर रहे थे जिस बात पर गुज़िश्ता रोज़ वो जस्टिस जमाल मंदोखेल पर के कहने पर बरहम हो गए थे, कि जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक का ताल्लुक एफबीएली केस से, जिसको जो आपका वाहिद दिफा है इस मुकदमे के अंदर के सिविलियंस को जो 9 और 10 मई के वाकयात में मुलविस थे, उनका फौजी ट्रायल हो सकता है, तो उस मुकदमे के अंदर बुनियादी हकूक का सवाल आया था। तो इस बात के जवाब में जो ख्वाजा हारिस हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आया था, आप खुद से बात नहीं कर सकते, ये बड़ा हसास मुकदमा है। लेकिन आज वो भी यही कह रहे थे कि बुनियादी इंसानी हकूक का सवाल बिल्कुल एफबीएली केस में आया था, और एफबीएली केस में ये करार दिया था अदालत ने कि बुनियादी इंसानी हकूक वॉयलेट नहीं हो रहे। बहरहाल बहुत सारी बहस इस मुकदमे के अंदर जो हो रही है, वो एकेडमिक बहस है। उसमें आप रेलेवेंसी और इर्रेलेवेंसी को देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो रियासत है, खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पूरा फोकस है उनका, वो ये है कि 9 और 10 मई के वाकयात में मुलविस जो सिविलियंस थे, उनका फौजी ट्रायल जो है वो हर सूरत उसकी तौसीक हो। ये ना कहा जाए कि वो दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया था। वो कहीं पर भी ये डिफेंस लेते नजर नहीं आते कि मुल्क के अंदर जो चलते हुए दहशतगर्दी के वाकयात हैं, इनमें दहशतगर्दों को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करने के लिए ज़रूरी है कि ये मुकदमा है, इसको वैलिडेट किया जाए। वो ये नहीं कहते, बल्कि वो उनका पूरा फोकस यही है कि सियासी तौर पर जो नुकसान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस केस से पहुंचना है, वो हर सूरत पहुंचे, और रियासत का जो इस पे बयानिया है वो कामयाब हो। बहरहाल ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई। हमारे बराबर में जो एक हमारा जिसका नाम पार्लियामेंट है, जो कि होना तो इस मुल्क का सबसे सुप्रीम फोरम चाहिए था और है भी, लेकिन उसकी टोटल वक़्त जो है वो ये रख दी गई है कि उसके अंदर जो आए बैठे या उस पर जो काबिज़ शख्सियात हैं, वो अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आए, और जब कोई अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आता, तो उसके पास ये ताकत नहीं होती कि वो असल अवामी इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। कल से लेकर अब तक हर ज़ुबान पर या हर ज़ी शऊर शख्स के मुँह पर सवाल है, वो ये है कि हमारी रियासत का दहशतगर्दी के वाकयात के साथ, इतना मैसिव दहशतगर्दी का वाकया शायद एपीएस के बाद अब जाकर इस मुल्क में हुआ है, उस पर हमारी रियासत की बयानिया है क्या? रियासत क्या कहती है? वो उनका क्या मौक़िफ़ है कि ये जो बीएलए या बीएनए या इस किस्म के जो बलूच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जिनके ऊपर आपने ऑलरेडी उनको आपने जो है वो प्रिस्क्राइब्ड आउटफिट्स करार दिया हुआ है, आपने उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद की हुई हैं, वो इतने काबिज़ कैसे हो सकते हैं कि एक ऐसी ट्रेन जिसके अंदर अभी तक आप ऑफिशियल कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन लिस्टें जारी हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर कि उनके अंदर जो बड़ी तादाद में पाक फौज के जो है वो जो एहलकार थे या उनके सिपाही थे, वो ट्रेवल कर रहे थे। एक मेजर रैंक के जो ऑफिसर हैं, उनका नाम भी उस लिस्ट के अंदर, अगर तो वो दुरुस्त है तो वो दर्ज है। आप क्यों नहीं कंफर्म कर रहे कि ये दुरुस्त है या नहीं? और फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में पाक फौज के जवान ट्रेवल कर रहे हों, वो छुट्टियों को आ रहे हों, वो घरों को आ रहे हों, उनके साथ कई सौ जो है वो टोटल 444 का फिगर बताया जा रहा है ट्रेन पर जो अफराद सवार थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग साथ थे, शामिल थे। उन सारों की सिक्योरिटी का किसने ज़िम्मा लेना था? हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है? और फिर सवाल ये है कि आपका इस पूरे के पूरे वाक़ये पे ऑफ़िशियल मौक़िफ़ क्या है? गुज़िश्ता रोज़ जब ये वाक़या हुआ, तो हमारी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर इसका कोई ज़िक्र था ही नहीं। हमारी टीवी स्क्रीन जिनके ऊपर लोग आज भी रिलाय करते हैं, इस हद तक तो कम से कम रिलाय करते हैं कि कोई ऐसा बड़ा कौमी सानहा हो जाएगा, तो वो उसको रिपोर्ट करेंगे। आपने उस पर एक लफ्ज़ नहीं चलाने दिया, बल्कि आपने ये बताया कि सिर्फ़ फायरिंग का वाक़या हुआ है। बाद में एकदम से टीवी स्क्रीन्स पर भी चलाने वाले जो हमारे बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, वो ये सवाल तक नहीं करते कि अगर फायरिंग का वाक़या था, तो फिर बाद में यरग़माल होने का सवाल कहाँ से आ गया? बाद में पता चलता है कि मुसाफ़िरों को जो है वो मुतअद्दिद मुसाफ़िर, बल्कि कई सौ मुसाफ़िर जो है वो यरग़माल बना लिए गए हैं। उनमें से कुछ की वीडियो बयानात आते हैं कि उनको जो वो दहशतगर्द हैं, उन्होंने खुद जाने दिया, और उनका जो ज़्यादा फ़ोकस था वो फ़ौजी एहलकारों की तरफ था। इसकी तस्दीक वो मुसाफ़िर करते हैं जिनको छोड़ा गया और वो वहाँ से निकल कर आए, और फिर जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, आपने उन लोगों की दुहाइयाँ देखी होंगी। हमारे वज़ीर दाखिला का बयान अब तक क्या आया है, उनकी 3 स्टेटमेंट्स आई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक स्टेटमेंट उन्होंने पहले की कि वो फायरिंग के वाक़ये में जो हमारे जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के एहलकार हैं, वो जो लड़ रहे हैं, वो उसको जो है वो
बिल्कुल उसकी वो जो लड़ रहे हैं उसको उन्होंने कहा कि वो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरा जो उनका मज़म्मत आई वो इस बात पर आई कि जो सिविलियंस के सॉरी जो वहाँ पर उनकी मज़म्मत इस बात पे आई कि वो इस किस्म के दहशतगर्द वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। और तीसरी जो अहम डेवलपमेंट आई वो ये कि वो सरफराज बुगटी के साथ मुसलसल राब्ते के अंदर है। तो ये 3 जो है वो मुसलसल चलती हुई जो इसके अंदर डेवलपमेंट्स है अभी तक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से सामने आई हैं। रहे वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत या दीगर जो ऑफिशियल्स हैं, उन सब ने ये किया है कि मुज़म्मती बयानिए जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कौम को इस बारे में कोई एतमाद में नहीं लिया गया। सवाल हमारा या आप सबका यही होना चाहिए कि इस वक्त पार्लियामेंट इन सेशन है। वज़ीर आज़म को इस पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए। कौम को ये बताना चाहिए कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है। हमारे फ़ौजी जवान वहाँ पर लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, अपने जानों का नज़राना पेश कर रहे हैं, तो इस कौम की सिक्योरिटी के लिए पेश करें। ये बात किसने बतानी है अवाम को? वज़ीर आज़म ने बतानी है, जो कि चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ स्टेट है। लेकिन वो सिरे से गायब है। उन्होंने सिर्फ़ एक मुज़म्मती बयान जारी करके ये साबित कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस वाक़ये के लिए कंसर्न है। इसी तरह से लोग सवाल कर रहे हैं कि वो वज़ीर दाखिला जिन्होंने ये कहा था कि सरफराज बुगटी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब सरफराज बुगटी ने कहा कि ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए बलूचिस्तान में इन तंजीमों के खिलाफ जो कि कलअदम तंजीमें हैं, जो कि दहशतगर्द तंजीमें हैं, तो वहाँ पर खड़े होकर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मेरे चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि यहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और ये एक एसएचओ की मार रहेंगे। तो वफाकी वज़ीर दाखिला साहब को चाहिए कि वो एक एसएचओ भेज दें ताकि वो जो इतने सारे हमारे फौजी जवान वहाँ पर यरगमाल हुए बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि अब से कुछ देर कबल अपडेट हुई है, उसके मुताबिक 200 ताबूत भेजे गए हैं उस बोलान के इलाके की तरफ जहाँ पर ये हो रहा है। ये इतना खौफनाक जो है वो अमल है, ये इतनी खौफनाक खबरें हैं कि आलमी दुनिया पर, आलमी मंजरनामे पर हमारा मज़ाक बन रहा है। वहाँ पर इंडिया को आप देखें, हमारा दुश्मन मुल्क है और उनके बुलेटिन्स के अंदर मुसलसल ये पूरा वाक़या चल रहा है और किसी भी और जो है वो वाक़ये से ज़्यादा इसको कवरेज मिल रही है। तो जब वहाँ पर ये सब हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि आपने क्यों जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाबंदियाँ लगा रखी हैं? आपकी आवाम सच डिज़र्व करती है, कम से कम आप उसको सच बताएँ, वो आपके साथ हमेशा खड़ी हुई। इससे पहले आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, अवाम पाकिस्तान ने आपका साथ दिया, ऑपोज़िशन जमातें सारी एक पेज पर मिलकर बैठी, हुकूमत और ऑपोज़िशन मिलकर बैठी और आज हुकूमत की तरजीह आपने देखी है। हुकूमती वुज़रा जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो रियासत मुखालिफ बयानिया बना रही है, अवाम सवाल कर रही है। अगर कोई रियासत मुखालिफ बयानिया बना रहा है तो अगर आप दादरसी कर देंगे तो वो रियासत मुखालिफ बयानिए बंद हो जाएँगे। इस तरह से तफ़रीक बढ़ेगी। आपने इस किस्म के लोग टीवी चैनल्स पर बिठाए हैं जो बैठकर ये कहते हैं कि अगर बनू में हमला हो रहा है तो वहाँ पर पश्तून जो है वो ज़िम्मेदार है। बलूचिस्तान में हमला हो रहा है तो डॉक्टर मारंग बलोच वगैरह उसकी कंडेमिनेशन क्यों नहीं कर रहे? आपकी तरजीहात ही मुख्तलिफ है और आपको पता ही नहीं है कि आपके 2 सूबों में दहशतगर्दी असल में हो किस बात पे रही है। आपको पता तब चलेगा जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे, जब आप दादरसी की कोई थोड़ी-सी कोशिश करेंगे, वरना मुल्क का जो मज़ाक आलमी मंज़रनामे पे बन रहा है, वो हर गुज़रते दिन के साथ ज़्यादा होता जाएगा। आपकी तरजीह का क्या है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो तो सीक हो जाए और वो सिविलियंस जो दहशतगर्द नहीं है, बल्कि वो सिविलियन जो कि सियासी कारकुन हैं, उन्होंने एहतजाज किया और 9 और 10 मई के वाक़यात पर किया। आपकी तरजीह ये है कि आपने तमाम वो ग्रुप्स जो कि आपकी गलत पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करते हैं, बशमूल सहाफ़ी, मैंने एक तहरीर लिख दी, तो उस तहरीर के ऊपर कई लोग उसको प्रोपेगेंडा कहने लगे। तो सवाल ये है कि हर सवाल उठाने वाला शख्स प्रोपेगेंडिस्ट नहीं हो सकता। आपको अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पार्लियामान में इसके ऊपर बहस क्यों नहीं हुई? आप मानते भी हैं अब्दुल कादिर पटेल जो है वो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो इस वक़्त सेशन कन्वीन कर रहे हैं नेशनल असेंबली का। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, लेकिन सदर मुमलिकत की जो है वो तकरीर के ऊपर उमर अयूब को कहा कि जब उमर अयूब ने मुतालबा किया कि बलूचिस्तान वाक़ये पर बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत की तकरीर के ऊपर आपके पास यकीनन जवाब होगा, आप उसी के अंदर बलूचिस्तान के वाक़ये को भी शामिल कर लीजिएगा, यानी आपके एजेंडे में ही नहीं है। तो यही तो बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं, यही तो वो कहते हैं कि वो किसी किस्म की तरजीह में शामिल नहीं है। और जब वहाँ पर इस किस्म का आप एक खला बना देते हैं कि आपका अवाम के साथ टोटल कोई राब्ता ही नहीं है, आपको उनके असर इश्यूज़ का पता ही नहीं है, तो वहाँ पर इस किस्म की जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, वो उस जो राब्ते का फुक़दान है, उसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर इतनी जो है वो अपनी मज़बूती का इज़हार कर रही हैं। गो कि आपके रोज़ाना की बुनियाद पर पाक फ़ौज के जवान वहाँ शहीद हो रहे हैं, माँओं के बेटे शहीद हो रहे हैं, बहनों के भाई शहीद हो रहे हैं, बीवियों के शौहर हो रहे हैं। कुछ तो जो है वो किसी बात को का जो एक मामले की हसासियत को समझते हुए अपनी आवाम पर एतबार कर लें। ठीक है, आप लोग आवाम के नुमाइंदे इस वक़्त नहीं हैं, लेकिन कभी मुस्तकबिल में हो सकते हैं, लेकिन या कभी माज़ी में रहे होंगे। उसी का एहसास करते हुए एक मर्तबा आवाम के इश्यूज़ को एड्रेस करें और अपनी आवाम को अपनी आवाम समझ के चलें। लेकिन बहरहाल ये वो सारे कंसर्न्स हैं जिनके ऊपर अगर हम बात करते रहें
तो दिन से रात हो जाएगी। अब 24 घंटे तकरीबन इस जो वाक़या है इसको हो रहे हैं, ऑपरेशन चल रहा है, जानों का ज़िया हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन, कोई ऑफिशियल सोर्स किसी बंदे को कोट करके बताने को पाकिस्तानी मीडिया के पास कुछ भी नहीं है। और ये वो बदकिस्मती है जो इस मुल्क में बढ़ती हुई, और ये इतना खौफनाक वाक़या जो शायद पाकिस्तान में 10 सालों 11 सालों के बाद अब दोबारा हुआ है। इस वाक़ये के बाद बल्कि 9 साल हुए हैं सानिया एपीएस को। उसके बाद होने वाले इस वाक़ये के अंदर हुकूमत पाकिस्तान के पास कहने को कुछ नहीं है, जो हमारी बदकिस्मती है। उम्मीद करते हैं कि आज ये ऑपरेशन जल्द कंक्लूड हो, मज़ीद जानों का ज़िया ना हो। ख़ासतौर पर पाक फ़ौज के जो जवान लड़ रहे हैं वहाँ पर, वो जो है वो मज़ीद शहीद ना हो, कोई इस किस्म की शहादतों की इत्ला ना हो, खुदा करे जो दावा किया जा रहा है वो दुरुस्त ना हो, और जो शहरी हैं वो बाहिफ़ाज़त घरों को पहुँचे और ये जो तफ़रीक है ये किसी तरह से रुक सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।